नाज़रीन, आप देख रहे हैं CH एंटरटेनमेंट। मैं हूं जहीर अहमद। नाज़रीन, कल हमने आबिद मर्चेंट साहब जो कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं उनके साथ एक डिटेल रिव्यू किया, कंक्लूसिव रिव्यू किया, जिसके में हमने बिजनेस भी डिस्कस किया, लव गुरु का, और उसके ऊपर बहस भी जारी है अभी फिलहाल। आपने कल के हमारे प्रोग्राम को देखा। आज हम दीमक के हवाले से बात करेंगे, और अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा सा द विंडो के बारे में जानने के लिए। मेरी आज नदीम मंडी वाले साहब से बात हो रही थी, उन्होंने भी कुछ चीजें बताई हैं। तो हम जरा शुरू करते हैं दीमक से। आबिद मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सर, पहला सवाल मेरे ख्याल में जो हमने कल एंड से किया था कि बिजनेस को एंड पे डिस्कस किया था, मेरे ख्याल में दीमक के बिजनेस, दीमक का रिव्यू, दीमक कैसी लगी, उसके ऊपर बाद में बात कर लेते हैं। मैं पहले बिजनेस का कर लेता हूँ। परसों तक का जो बिजनेस था सर, 70 मिलियन का था, यानी 7 करोड़ का। अगर इसका बजट आप लगा लें 6 से 8 करोड़, तो मेरे ख्याल में ये तो फिर जल्दी रिकवर नहीं कर लेगी पैसे, और ये तो ज्यादा फायदे में और ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। क्या ख्याल है आपका? सर फिनोमिनल बिजनेस मेरे ख्याल से। दीमक की टाइप की फिल्म, दीमक के जॉनर की फिल्म का 6-7 करोड़ रुपए का 3 दिन का बिजनेस होना इज रिमार्केबल। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बजट इसका मेरे हिसाब से, मुझे पता तो नहीं है लेकिन फिल्म देखने के बाद एक अंदाजा है, क्योंकि 85% फिल्म एक घर में शूट हुई हुई है। तो और कोई हाँ, एक घर में बिल्कुल। ना इसमें हुमायूं है ना माहिरा है, तो बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं और है। इसमें तीन लीड का सारा काम ही तीन बंदों का है, तीन उसके बंदों का है। गिर्द घूम रही है फिल्म। और कोई एक्स्ट्रास नहीं है, कोई लोकेशंस नहीं है, गाने नहीं है। तो बजट मुझे लगता है इट इज अराउंड 5 करोड़ टू मैक्सिमम 6 करोड़ बजट, नॉट 8 करोड़। 8 करोड़ इज अ वेरी डिसेंट बजट जिसमें के, ये मैंने ज्यादा बता दिया। हाँ हाँ, मैंने मेरे थोड़ा ख्याल सा से अपने इट इज अ तरफ फाइव से टू मार्जिन रख के बताया। मुझे लगता है 5 to 6 करोड़ बजट है, क्योंकि रन टाइम भी इसका 2 घंटे के अंदर है। और ये तो इट इज फिनोमिनल बिजनेस डेफिनेटली। ईद पे लोग चूंकि सिनेमा गए इस बार, और मैं इसमें जी एक बात बिल्कुल जरूर कहूंगा बिल्कुल। कि ईद पे पुल जो किया वो लव गुरु ने किया। ऑफ कोर्स दीमक का मैं बिल्कुल वो नहीं कह के दीमक ने, लेकिन पुलर वो था। तो अब जिसको वहां पर टिकट ना मिली हो तो शायद उसने भी जाके दीमक देखी होगी, क्योंकि सिनेमा पहुंच गया था। तो जो इंडियन हाँ, फिल्मों के पुनर वो टाइम था। पर होता था, अगर बिल्कुल। आपको याद है कि जब इंडियन फिल्म लगती थी सलमान खान की और वो सारा फुल होता था, तो उसका जो स्पिल ओवर है वो पाकिस्तानी फिल्मों को या कुछ और फिल्मों को भी मिल जाता था। तो ऐसा ही है। दीमक का अपना पुल अपनी जगह पर, यस टोटली एग्री। बट स्पिल ओवर भी उसको डेफिनेटली मिला होगा और मिलता रहेगा, क्योंकि लव गुरु अभी भी पैक जा रही है। अभी पैक जारी है, और इसका लो बजट फिल्म का फायदा ये होता है कि एक फिल्म जैसे सन ऑफ सरदार थी बिलफर्ज, वो 25 करोड़ की बनी थी, तो वो 100 करोड़ क्लब में चली गई। बिल्कुल। एक फिल्म थी रावण, रावण के ऊपर खर्चा हुआ था तकरीबन 80-90 करोड़ का, तो उसने 120 करोड़ कमाया था। तो ज्यादा फायदे में तो फिर वो रहेगी ना जिसने इन्वेस्टमेंट कम की थी और ज्यादा एब्सोल्यूट कमाई कर ली उसने। एब्सोल्युटली, जो छोटे बजट की फिल्म है वो ज्यादा फायदे में रहेगी। अगर फर्ज करें दीमक जो है इस अपना बिजनेस यहां से डबल कर लेती है, तो दीमक प्रॉफिट में आ गई, हिट हिट कहलाएगी वो। कि अगर हिट अगर लाइन। 7 करोड़ कर दिया और एंड ऑफ द रन अगर वो 14 या 15 करोड़ पे एंड होती है फिल्म, तो डेफिनेटली इट इज अ हिट। अच्छा, मेरी नदीम मंडी साहब से बात हुई, नाजरीन ने सुनी भी। उन्होंने कहा कि ये जो इस दफा लोगों का आना था, इसका इशारा हमें 1 महीना पहले या 3 हफ्ते पहले मिल गया था। उस टाइम लव गुरु भी नहीं आई थी, दीमक भी नहीं आई थी, बल्कि फाइनल डेस्टिनेशन और एक और फिल्म का वो बता रहे थे मिशन कि उसके इम्पॉसिबल। ऊपर रश का ट्रेंड जो था मिशन वो इम्पॉसिबल। एज कम्पेयर टू ज्यादा था। मिशन इम्पॉसिबल सर, टॉम क्रूज की मिशन हाँ, मिशन इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। फाइनल कहते वहां से वेकेंड हमें में। ट्रेंड पता चल गया था, और उन्होंने कहा कि साल में 2-4 महीने इस तरह के आते हैं, ज्यादातर वो समर वेकेशन के दौरान आते हैं, जिसमें लोगों का ट्रेंड बढ़ जाता है एंटरटेनमेंट की तरफ। क्योंकि मैंने तो हमें मैंने वो नजर आ रहा था। मैंने पता किया था, मुझे जो पता चला था कि मिशन इम्पॉसिबल का पहला वीकेंड जो था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का जो बिजनेस आया था वो 20 करोड़ आया था। अच्छा। ठीक अच्छा। है, तो सही। अगर मिशन इम्पॉसिबल ने 20 करोड़ बिजनेस किया था और वो तो अभी भी चल रही है फिल्म, तो डेफिनेटली वो मांडवी वाला साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि उसका सिनेमा ओनर्स को, एग्जिबिटर्स को पता चल गया था कि फाइनल डेस्टिनेशन और मिशन इम्पॉसिबल ने पब्लिक को सिनेमा ले आई है। और उस वक्त आप देखें लव जी गुरु की बिल्कुल। प्रमोशंस भी फुल स्विंग में चल रही थी। आप हाँ देखें कि बिल्कुल। ARY की टीम दुनिया भर का दौरा कर रही थी, अमेरिका भी गई और UK भी गई। तो वो एक हर मूवी जगह। शुरू हो गया था, सोशल मीडिया पे एक बस क्रिएट हो गई थी। तो उसका अंदाजा डेफिनेटली हो चुका था कि अपना वो जो है फिल्म जो है ज्यादा चल करेगी फिल्म। जाएगी, सिनेमा चल जाएगा।
चल जाएगा बिल्कुल। अच्छा, इसके दीमक के रिव्यू पे जाने से पहले एक चीज मैं जरा वाज़ेह और कर दूं कि इस आजकल में बड़ा चल रहा है कि मौला जाट का नंबर काट गया है, वो 12 करोड़ और 11 करोड़ का जो चल रहा है 3 दिन का। लेकिन मंडी वाला, एक चीज तो मेरे ऑब्जर्वेशन में थी, वो आपके भी ऑब्जर्वेशन में होगी, कि ये याद रहे, मौला जाट जो आई थी वो ईद के मौके पे नहीं आई थी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज हमें मंडी वाला साहब ने बताई, जिसकी वजह से फिर मुझे याद भी आ गया खुद, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। आपको याद होगा, मुल्क के अंदर आधे सिनेमाओं ने मौला जाट नहीं लगाई थी बिल्कुल कि सही कह टिकट रहे हैं। इसका सस्ता किया जाए, आपको याद होगा। बिल्कुल याद और है वो मुझे। 12 से 15 दिन बल्कि 3 हफ्ते तक वो फिल्म सिनेमाओं पे लगी नहीं थी। बिल्कुल तो वो वो मांडी वाला साहब ने बताया कि अगर उस वक्त सारे सिनेमाओं पे आती तो इसका बिजनेस जो 12 करोड़ का था वो 20 करोड़ का होगा। बिल्कुल 100% एग्री, क्योंकि वो फिल्म एक महीने बाद जाकर न्यूप्लेक्स में लगी थी। अब न्यूप्लेक्स बहुत बड़ा सिनेमा है, उसकी 5 स्क्रीन्स कराची में एक सिनेमा में, 8-9 स्क्रीन्स दूसरे सिनेमा में, तो 14-15 स्क्रीन्स तो सिर्फ कराची में न्यूप्लेक्स की थी जहां मौला जट नहीं लगी थी। ठीक है, तो मौला जट का बिजनेस अगर ग्यारह बिल्कुल। करोड़ भी लेते हैं फर्स्ट वीकेंड का, तो आई टोटली 100% एग्री विथ नदीम भाई कि ये 20 करोड़ बिजनेस कर चुकी होती। और दूसरा, ईद का मौका नहीं था, अक्टूबर में रिलीज हुई थी, बिल्कुल ऑफ सीजन हाँ, पे वो रिलीज वो हुई थी। अक्टूबर में आई थी, वो ईद नहीं थी। ईद बिल्कुल, नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी ईद। तो बिल्कुल हम्म। ये याद। अच्छा चलिए, तो अब। कंपैरिजन की बातें हैं। ठीक है। मौला जट ने देखे ना, फाइनल मौला जट ने बहुत अच्छा आज तक चल रही है। माधवी वाला साहब आज तक आज उस तक चल फिल्म रही है। को चला रहे हैं, ये मेरा सिनेमैक्स मैंने पे भी चल मांडी रही वाला है। सबसे यही पूछा, फिर मैंने मेरा अगला सवाल यही था कि अगर बिलफर्ज वो इस वक्त वहां तक पहुंच भी गई है लव गुरु, क्या उसके अंदर जान है कि 2-2.5 साल चल सके? वो कहते नहीं, जान नहीं है उस सके। नहीं सर, वो 2-2.5 साल चलने वाली जान बहुत कम फिल्मों में आजकल के जमाने में तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो मौला होती जट है को तो मैं बिल्कुल। कहता हूँ इज एन एक्सेप्शन। मौला जट को तो हम किसी के एक्सेप्शन कंपैरिजन है। में लेना ही बेवकूफी। इवन मौला जट का पहले वीकेंड का बिजनेस किसी और फिल्म के पहले वीकेंड के बिजनेस से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो एक एक्सेप्शन नहीं किया जा है। सकता। उसको आप जो है ना कंपैरिजन में नहीं ला सकते किसी के साथ। नहीं ला सकता। अच्छा, अब मुझे बताइएगा दीमक, लोग इसको, जो इसका जॉनरा था वो हॉरर फिल्म का था, वो देख के, वो सोच के गए, बच्चों को लेके गए, फैमिलीज को लेके गए, अगरचे हो सकता है वो डिसअपॉइंट ना हुए हो। तो मैं पहले, अगर उस फिल्म को जिस नोयत का बनाया गया, आपको कैसी लगी उस नोयत के हिसाब से? सर, दो बातें कहूंगा। एक तो मैं भी खुद इसी इंटेंशन से गया था, क्योंकि मैंने राफे राशदी का एक पोस्ट देखी थी, या एक उन्होंने क्लिप लगाया था अपना, कहते हुए कि भाई बड़ी खौफनाक खतरनाक फिल्म है। तो मैंने कहा यार, अगर खौफनाक खतरनाक फिल्म है तो मजा आएगा। लेकिन जब मैं सिनेमा की और सेंसर सर्टिफिकेट आई तो उसमें पीजी लिखा हुआ था। तो मैं कहा, जब पीजी लिखा हुआ है तो ये 18 नहीं है, दैट मीन्स ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। ठीक है। हाँ। तो अब आप देखिए, मैंने अपना जो एक वन लाइनर रिव्यू किया, मैंने कहा सपोजेडली अ हॉरर फिल्म विदाउट एनी थ्रिल्स एंड चिल्स। तो मुझे तो उसमें कोई हम्म। चीज ने 1 मिनट के लिए भी, ना किसी साउंड इफेक्ट ने और ना किसी विजुअल इफेक्ट ने मुझे जरा सा भी चौंकाया हो उस फिल्म में। तो वो जानरा जो है बिल्कुल ना, बिल्कुल। वो दैट वाज मोर ऑफ अ, जैसे हम कहते हैं ना कि सॉफ्ट हॉरर कह लें आप उसको। मैं वर्ड को सॉफ्ट थोड़ा हॉरर यूज करना बिल्कुल। चाह रहा और था सॉफ्ट के साथ, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो यूज नहीं करते आपके चैनल पे। सॉफ्ट हॉरर फिल्म थी ये। सॉफ्ट हॉरर। अच्छा, वो मेरा भी मानना ये था कि उसको एक एक जगह पे, कुछ जगह पे मुझे ऐसे महसूस हुआ है जैसे सास और बहू वाला जो ड्रामा वो डोमिनेट कर गया उसके ऊपर, बिल्कुल सा। अच्छा सर, सास और बहू वाला जो ड्रामा था, चलें वो उसको लिया जाता, लेकिन यस वो डोमिनेट किया है। मैं इसका कंपैरिजन एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म के साथ करता हूं जो कि वाकई में मैं समझता हूं वाज अ बेटर हॉरर फिल्म। अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिली पाकिस्तान में, और उस फिल्म का नाम है इन कौन फ्लेम्स। सी? इन फ्लेम्स। इन फ्लेम्स अच्छा। हाँ, 2000 इनफ्लेम्स। 2023 में जरार खान ने डायरेक्ट की थी, और उस फिल्म का प्रीमियर हुआ था कैन के डायरेक्टर फोर्टनाइट में। कैन फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर फोर्टनाइट में उसका ओह, आई प्रीमियर सी। हुआ था। पाकिस्तान में उसकी लिमिटेड रिलीज हुई थी। ठीक है, लिमिटेड रिलीज इसलिए हुई क्योंकि बट उसकी रीजन क्या? प्रोड्यूसर ने खुद क्या? एक हफ्ते के लिए सिनेमा हायर करके, एट्रियम का एक स्क्रीन हायर करके वहां पर फिल्म लगाई थी। उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिली, लेकिन वो था जानरा हॉरर, और उसमें सास बहू नहीं, माँ बेटी की कहानी थी। लेकिन वो मेरे ख्याल से ठीक। अब चूंकि थोड़ा सा हॉरर वाली चीज आ रही है,
तो मैं तो जरूर ये चाहूंगा कि इन फ्लेम्स को पाकिस्तान में रिलीज किया जाए, क्योंकि इन फ्लेम्स में ना सिर्फ कैन में प्रीमियर हुई, उसके बाद वो रेड सी गई सऊदी अरेबिया, जहां पर उसने $100,000 का फर्स्ट प्राइज जीता, कैश प्राइज। ठीक है, किया था। जूरी प्राइज अच्छा जीता उसने। अच्छा। तो और वो थी हॉरर जानरा की हम्म। फिल्म, उसमें थे थ्रिल्स एंड चिल्स। उसमें आपको पता चल रहा था कि हाँ जी, यहां पर ये अचानक से जो है अब आपको खौफ लग रहा है। तो उस फिल्म को मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रिलीज करना चाहिए अब। करना चाहिए। अच्छा, इस फिल्म की अच्छी चीज क्या लगी आपको, दीमक की? दीमक की मैं बताऊं, अच्छी चीज एक हद तक परफॉर्मेंसेस थी मेरे ख्याल परफॉर्मेंस में से। आई एग्री। समीना पीरजादा ने जस्टिस किया है अपने कैरेक्टर के साथ, एक हद एग्रीड तक एग्रीड सर। जस्टिस किया है। सोनिया हुसैन ने काफी हद तक जस्टिस किया है अपने कैरेक्टर के साथ, और फैसल कुरैशी ने भी अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इस फिल्म की परफॉर्मेंसेज, जो कि काफी टाइट थी। मतलब दे वर नॉट, यू कैन नॉट कॉल देम एवरेज परफॉर्मेंसेज एज पर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स, दे वर ऑल अबव एवरेज परफॉर्मेंसेज। वीकनेस क्या थी, वो जो मैंने अपने अच्छा। फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखी, वीकनेस थी इसकी अंडर डेवलप्ड स्क्रिप्ट। क्योंकि आप देखें, ये फिल्म एक पेनफुली स्लो फिल्म है। आप इसका पहला हाफ हाँ, देखें, जो कि फिल्म आगे नहीं बढ़ रही है। आप आगे नहीं बढ़, बिल्कुल आगे वो नहीं बढ़ रही रेपिटेशन लग रही है, ये है, बिल्कुल रिपीटेशन आई लग रही है, एग्री सर। रिपीटेशन लग रही है। तो इसका हाँ, सबसे बड़ा स्टोरी फ्लॉ रुकी था हुई कि है, मसला रुका हुआ है, बार बार एक ही बात हो रही है एक ही कि बात हो आप रही मेरी है। माँ का ख्याल नहीं और रखती हो, जैसे फलाना। आपने अपने रिव्यू में एक बात कही ना, कि उसमें उस समीना पीरजादा के कैरेक्टर में आपको पता है कि जिन आ जाता है, तो वो जिन हाँ, को आप अंग्रेजी फिल्मों की तरह कहीं दिखाएं, कहीं अच्छा, बच्चे भी कहीं डरे हुए नहीं थे पूरे फिल्म में, आप देखें। बच्चे नहीं डर रहे थे, यकीन करें। छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, 4 4 साल के, 5 5 साल के, हाँ जो 6 साल 8 साल, ये ऐसी एज होती है 10 से नीचे नीचे के बच्चे डरते हैं। हाँ, यकीन करें, बच्चे कहीं पे भी तो घूम बच्चे नहीं सकता डर रहे आदमी। थे। तो अब आप देख रहे, मैंने भी सिनेमा में देखी, उधर बच्चे भी बैठे हुए थे, फैमिलीज बैठी हुई थी, लेकिन बच्चे नहीं डर रहे थे। तो दैट मीन्स कि उसका एक ये फ्लॉ था कि वो हॉरर जानरा तो है, लेकिन वही अगेन कहूंगा सॉफ्ट हॉरर है। सो, बल्कि एक जगह मुझे याद है, आपको भी शायद डायलॉग याद हो, जहाँ वो कहते हैं दादों में जिन आ गया है, नहीं दादो जो है ये कह रही है पता नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल। वो पूरे हॉल के अंदर शायद किसी बच्चे की दादो आई हुई थी, उसको पॉइंट आउट करके वो कह के लगे हैं, हाँ जिसका हाँ। हिसाब नहीं। तो अच्छा, और बल्कि एक अब तो लतीफा बन गया है कि लव गुरु को लोग मज़ाहिया फिल्म समझ के गए, लोग हंस नहीं रहे थे उस तरह, और और यहाँ पे डर नहीं रहे थे। यहाँ पर डर नहीं रहते। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा अच्छा, सा जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम यही था कि अंडर डेवलप, मैं बताऊं क्यों अंडर डेवलप स्क्रिप्ट था, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर और राइटर एक ही इस फिल्म का। अब जिस राइटर की हाँ, कहानी ली गई है, आई एम श्योर शी इज अ वेरी वेल नोन जानरा राइटर, आयशा मुजफ्फर जो है आयशा वो मुजफ्फर, नॉवल ठीक है, नॉवल नॉवेल्स निगार भी है, लिखती। बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं है कि हाँ, नॉवल राइटर स्क्रिप्ट भी लिख सके, स्क्रीन प्ले भी लिख सके। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। ठीक है। और अब बाज दफा थोड़ा सा, असल में डायरेक्टर जो था ना वो भी ठीक है, उसने टेली फिल्में बनाई होंगी राफे ने, लेकिन वो भी अंडर एक्सपीरियंस उसे कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि बाज दफा आपको स्क्रिप्ट के अंदर राइटर अपने हिसाब से लिख के देता है, फिर डायरेक्टर का काम होता है कि उस राइटिंग को स्क्रीन के ऊपर किस तरह तब्दील करना है फिर और स्क्रीन दोबारा, के ऊपर किस तरह दिखाना है, ये फिर डायरेक्टर भी अपना काम करता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर ने मेरे ख्याल में शायद राइटर को ज्यादा सुना है और अपना तजर्बा नहीं किया कुछ। कल कल वाली बात कहूंगा, स्क्रिप्ट कंसल्टेंट अगर ले लेते और एक स्क्रिप्ट कंसल्टेंट होता, तो ये बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी। अच्छी बन सकती थी। और और इस तरह एक की चीज जो जानरा आपको की पहले, फिल्म, जानरा फिल्म जो इस तरह की है, उसका रन टाइम 2 घंटे जरूरी नहीं है, हो वो 90 मिनट में भी हो सकती है। तो जो थोड़ी सी ड्रैग वो बीच में लग रही है, अगर उसकी एडिटिंग में आप उसको थोड़ा सा और क्रिस्प कर लेते, तो शायद फर्क आ जाता फिल्म के अंदर। फर्क आ जाता, बिल्कुल। अच्छा, आबिद साहब, शायद आप मेरी बात से एग्री भी करें कि पिछले 10 साल में या 2016 के बाद से हमने, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने खासतौर पे ईद के मौके के ऊपर अपने आप को इस्टेब्लिश किया है कि हम कॉमेडी फिल्में अच्छी बना सकते हैं, लाइट फिल्में अच्छी बना सकते हैं, और ये शुरू से हमारी हिस्ट्री भी है। लेकिन अब दूसरा जॉनरा मेरे सामने आया है, कम अज कम, कि मैं पहले ये समझता था कि हॉरर फिल्म का मुकाबला डायरेक्ट, और जो कि फैक्ट भी है, आपका हाई प्रोडक्शन फिल्म जो फिल्में होती हैं क्वालिटी के हिसाब से, वो हॉलीवुड के साथ, या फिर अब टर्किश वाले भी बीच में हॉरर में आ गए। तो ये था कि उनके मुकाबला हॉरर का डायरेक्ट उनके साथ होता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग हॉरर फिल्में देखना चाह रहे हैं अपनी। ये मेरा दीमक से जो मैंने
नतीजा अखज किया है। मैं आपको इसका मुझे जो समझ में आया ना, पाकिस्तानी क्यों हॉरर में अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो टर्किश हो, इंडोनेशियन हो, या मलेशियन हो, या पाकिस्तानी हो। सर हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है जिन्नात, भूतों से, काले जादू से। ठीक है। हम्म। तो वही जो सास बहू वाली आप बात कर रहे हैं ना, सास बहू माँ बेटी घरेलू वाले लोग, जो कि एक सर्टेन क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, उन सबका जो है बड़ा इंटरेस्ट है काला जादू और जिन भूत के अंदर। तो ये चीजें हमें अट्रैक्ट बिल्कुल। करती है। अब मुझे याद है, मैं एक वो मलेशियन या इंडोनेशियन आई हुई थी, सिजिन 3 थी या पता नहीं 2 थी, जो लगी थी जी जिसकी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। चर्चा हुई थी। वो मैं देखने गया था, वो फुल काला जादू पे फिल्म बनाई हुई है। वो अपने भाई की बीवी के ऊपर या किसी के ऊपर जादू करवाती है, या ये चीजें, तो आई थिंक वो हमें ये स्टोरीज अपील करती हैं। तो पाकिस्तान में यू आर राइट, कॉमेडी के बाद एक्शन नहीं चलेगा पाकिस्तान में, कॉमेडी के बाद जो चलेगा वो हॉरर चलेगा अब। फर्क चलेगा। अच्छा आग भाई, आपने कल बताया एक ही दिन में आपने 4 फिल्में देखी जिसमें बलरीना के अलावा लव गुरु, दीमक और द विंडो थी। जी मैंने नदीम मांडी वाले साहब से पूछा, उन्होंने कहा एक दिन लगाई थी। ये हम कहते हैं हमारा हक है, राइट है कि जब लोग फिल्में देखने आ रहे हैं, लेकिन हम उस टाइम पे ऐसी फिल्म नहीं लगा सकते। मैं उनसे एग्री भी करता हूँ कि कोई बिजनेस इंडस्ट्री है, शोबिज की इंडस्ट्री भी, तो वो सिनेमा को भी फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने वो उतार दी, बाद में शायद फिर लगा देंगे। आपने द विंडो देखी जिसमें फैसल कुरैशी, सुहैल अबड़ो, फरहान ताहिर, समी खान वगैरह थे। जी। आपको फिल्म कैसी लगी? ट्रेलर तो मुझे ठीक लगा था। सर उस फिल्म का सबसे बड़ा मसला ये था कि उन्होंने वो फिल्म जो है वो बेस की है नॉर्दर्न पाकिस्तान में। ठीक है, वो कहानी है अच्छा। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया की, लेकिन अंग्रेजी में बनाई है। तो उसका सबसे ओ बड़ा, देखिए, अच्छा। मैं अगर कोई फिल्म पाकिस्तान में बना रहा हूं और मैं पाकिस्तान के किसी रीजन में बेस कर रहा हूं, मैं उसको रीजनल लैंग्वेज में बनाऊंगा या अंग्रेजी में बनाऊंगा। मैं अगर ये बांग्लादेश बात की ठीक है। फिल्म बनाऊंगा, मैं बंगाली में बनाऊंगा। मैं पंजाब में बनाऊंगा, पंजाबी में बनाऊंगा। तो उसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि वो कैरेक्टर जो उस फिल्म में है वो अंग्रेजी, जो मार्शल आर्टिस्ट में प्रॉब्लम फेस हुआ था, आपको याद है जब उर्दू वर्जन हाँ देखा। वो बिल्कुल बिल्कुल। अब इस फिल्म का सबसे बड़ा फ्लॉ, बिल्कुल ड्रॉबैक ये है कि वो फिल्म जो है उसके अंदर सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, और एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोल रहे हैं। सर, मैं और आप यहाँ पे बैठ के अगर बात कर रहे हैं कि हमारी ऑडियंस नहीं है, दो डायलॉग हुमायूं सईद के बोलने के लिए आपको सब टाइटलिंग करनी पड़ती है नीचे, तो इनको नहीं पता जो फिल्म बना रहे हैं कि हम अंग्रेजी में क्यों बना रहे हैं, अब उनको इस चीज की शायद रियलाइजेशन नहीं उन्होंने थी क्या? शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि हम ये एक इंटरनेशनल ऑडियंस को केटर कर रहे हैं इस फिल्म के साथ, और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स को केटर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है द विंडो किसी बड़े फेस्टिवल में गई है। शायद कोई छोटे फेस्टिवल बिल्कुल में गई हो, बिल्कुल। लेकिन बड़े फेस्टिवल में नहीं गई है। मसला क्या था, विंडो के अंदर भी, विंडो में स्टोरी में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जो सब्जेक्ट उन्होंने उठाया है ना, वो सब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। इट इज अबाउट कि भाई जो आप एक फैमिली दूसरे फैमिली के किसी को, बंदे को मार देती है, तो उसके एक्सचेंज में जो पंचायत है या जो भी जिरगा बैठता है वो क्या फैसला देता है, कि वो एक उस दूसरी फैमिली की एक छोटी अंडर एज बच्ची की शादी फरहान ताहिर जैसे 50 साल के आदमी से करवाने का फैसला देता है। ठीक है, तो इट इज अ वेरी हाँ रेलेवेंट टॉपिक, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन एग्जीक्यूशन में वो मार खा रहा है, और अंग्रेजी की वजह से फिल्म मार खा रही है। अगर उस फिल्म को अभी वही मसला था कि इसके स्क्रिप्ट पे काम किया जाता और उसकी एग्जीक्यूशन ट्रीटमेंट पे काम किया जाता, उसको पश्तो में बनाया जाता, क्योंकि वो वहां के आपके ट्राइबल एरिया आप दिखा रहे हैं, तो उस फिल्म की बात ही और होती। फरहान ताहिर की स्क्रीन प्रेजेंस अमेजिंग है उस फिल्म के अंदर। वो फिल्म अगर थोड़ी सी बची भी है ना, मैं बताऊं, मैंने वो सिनेमा में देखी, उस सिनेमा में सिर्फ 2 टिकट बिके हुए थे, एक मैंने और एक मेरी वाइफ ने, हमने दोनों ने देखी। पूरा हॉल खाली था ईद के दिन। बिल्कुल अच्छा। अच्छा, फरहान ताहिर साहब का क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है कि मतलब उनका हॉलीवुड का एक्सपीरियंस है, शायद उनके वहां पे एक क्लाउड भी बहुत ज्यादा है, और उनका वहां पे रिलेशन और उनके ताल्लुकात बने हुए हैं। उनके बैक ऑफ द माइंड ये में ये तो नहीं होता कि जैसे शर्मीन उबैद चुनाई की, अगरचे वो फीचर फिल्म नहीं थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, बैक ऑफ द माइंड में ये तो नहीं होता कि ऑस्कर के लिए फॉरेन लैंग्वेज की जो फिल्म होती है वो की इस तरह नहीं, के मेरे टॉपिक ख्याल से नहीं, लेके और वो देखिए, भी अंग्रेजी में। मैंने फरहान के साथ काम किया है ना, मैंने फरहान के साथ फीचर फिल्म बनाई है, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बैन जी कर जी। दी गई थी। तो फरहान का कभी बैक ऑफ द माइंड ये चीज नहीं है कि ऑस्कर के लिए जाएगी। अच्छा। अगर ऑस्कर के लिए जा रही होती तो वैसे ही पाकिस्तान में 1 साल 1.5 साल बनने के 1.5 साल बाद रिलीज नहीं होती, उसी वक्त रिलीज हो चुकी होती। ठीक है जी। अंग्रेजी में नहीं ये बनाते, उर्दू में बनाते। तो आई थिंक उसके पीछे जो डायरेक्टर्स हैं, 2 डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने किसी जमाने में गुम गुम करके एक फिल्म बनाई थी।
तो गुम में भी थोड़े से मसले थे, पता नहीं आपको याद है, आपने देखी थी या नहीं देखी थी। मुझे हल्की सी याद है कि मैं जाके देखी थी, बट जी जी। आई वॉज नॉट, आई डेंट एंजॉय दैट फिल्म ऑल्सो। सो आई थिंक वो इनएक्सपीरियंस वाली बात अच्छा। है शायद, या आई डोंट नो वट एवर, या उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। एनीवे मैं उस पर बहस नहीं पढ़ना चाहता कि अच्छी बनी गंदी बनी। एक बनाई उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान मार्केट के लिए सूटेबल नहीं है। और इवन वो अगर दोबारा भी सिनेमा में लगेगी, सूटेबल। इट विल नॉट अट्रैक्ट ऑडियंसेस, ऑडियंस नहीं जाएगी उस फिल्म को देखने, नहीं जाए, ठीक, क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल। है ना। आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। और जब कभी भी फिल्म रिलीज होगी, बल्कि हम कोशिश किया करेंगे कि आइंदा हम अंग्रेजी फिल्म का भी रिव्यू दिया बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करें। और जब कभी कोई फिल्म रिलीज हुआ करेगी, हम आपको साथ में लिया करेंगे। आपने टाइम डेफिनेटली। निकाला सर, बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम, थैंक यू जहीर साहब। खुदा हाफिज।